Welcome dear students. Today we are going to start with the new unit, that is of dynamic programming. Actually the unit number 6. So what is dynamic programming? That thing that we are going to see. What is multi-stage decision process? What is principle of optimality and sub-optimization? This is the main area of, or this is the main problem of our concern regarding this lecture, dynamic programming. So my dear students, dynamic programming is an optimization approach that transforms a complex problem into a sequence of simpler problem, and the main characteristic of this is the multi-stage optimization procedure. What this mean actually? ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं करता बच्चों. डायनामिक प्रोग्रामिंग मतलब टुकड़ों टुकड़ों में उसको डिवाइड करना और उसको डिवाइड करने के बाद उसको आगे से काउंट करना और उससे आगे से इसको ले जाना. इसका बहुत सिंपल एग्जांपल डायनामिक प्रोग्रामिंग का मैं अगर आपको दूं तो व्हाट इज़ दैट, आपके सामने सिक्के पड़े हुए हैं जिसको हम कहते हैं ना चिल्लर सिक्के पड़े हुए हैं, 1 रुपये 2 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये, ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं आपके सामने और आपको वो गिनना है. तो आप क्या करते हो? बहुत सिंपल मेथड. आप क्या करते हो? आप पहले 1 रुपये के सिक्के बाजू कर लोगे, फिर 2 रुपये के, फिर 5 रुपये के, फिर 10 रुपये के. बाइफरगेट कर लिया. फिर बाइफरगेट करने के बाद उनके 10-10 के बंच बनाओगे. यूजुअल प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ आपको. 10-10 के बंच बनाओगे. वो 10-10 के बंच बनाने के बाद आप कहोगे कि नहीं, ये 10-10 के जो बंच है इसको मैं अगर प्रॉपरली गिनूँ तो मेरा काम हो जाएगा. हर एक के 10-10 के बंच बना दोगे. अब हर एक के 10-10 के बंच बन गए. बनने के बाद उसको गिनोगे. गिनने के बाद मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. यानी आपके सिक्के भी गिनना हो गए और वो भी कैसा? डिवाइड एंड रूल करके, मल्टी स्टेजेस में उसको डिफाइन करके उस फिर बाद में उस स्टेजेस को ऑप्टिमाइज किया तो अल्टीमेटली आपका आंसर ऑप्टिमाइज होगा. दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग. सो व्हाट इज दिस मल्टी स्टेज डिसीजन प्रोसेस? अब ये मल्टी स्टेज डिसीजन प्रोसेस ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, मेन कोर्स है, मेन स्ट्रक्चर है इस डायनामिक प्रोग्रामिंग. तो ये है क्या? दिस इज अ सिक्वेंशियल डिसीजन प्रॉब्लम. यानी सीक्वेंस में डिसीजन प्रॉब्लम्स को सीक्वेंस में डिवाइड करना, फिर उसके बाद उस नंबर ऑफ स्टेजेस में उसको डिवाइड करना, स्टेजेस में डिवाइड करने के बाद उसका सॉल्यूशन देना, तो उसको कहते हैं मल्टी स्टेज डिसीजन. इज इट क्लियर? तो ये मल्टी स्टेजेस में यानी नाम जैसा सजेस्ट करता है ऐसा ही उसको स्टेजेस में डिवाइड करना, फिर उसको सॉल्व करना, फिर प्रॉब्लम ले चलेगा. ठीक है. एक मैं एग्जांपल और एक आपके सामने पुट करता हूँ. क्रिकेट की मैच चल रही है. क्रिकेट की मैच चलने के बाद मुझे एक टारगेट दिया हुआ है. उस टारगेट हमें हमारी टीम को अगर क्या करना है? अचीव करना है. तो कहीं एक बंदा उसको अचीव कर लेगा तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा. कितने टाइम्स पॉसिबल है? मैक्सिमम टाइम्स पॉसिबल है. और कितने टाइम्स इम्पॉसिबल है? उससे या नंबर ऑफ टाइम्स इम्पॉसिबल है. क्योंकि चांसेस हैं. बैट्समैन को स्कोर करने के लिए 1 ही बॉल होती है, लेकिन बॉलर को विकेट लेने के लिए 6 बॉल अवेलेबल होती है. बात समझ में आ रही ना मेरे सामने? इसका मतलब बॉलर के सामने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा ऑप्शंस है बैट्समैन के अलावा. अब इस प्रॉब्लम को जब हम एनालाइज करेंगे, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे तो क्या देखेंगे कि अगर हम इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चराइज कर पाएँ तो हमारा प्रॉब्लम आसान हो जाएगा. स्ट्रक्चराइज प्रॉपरली करना मत क्या करना बच्चे? बड़ा आसान है. कैसा करना है? इसको ध्यान से क्या करना कि पार्टनरशिप में खेलना. अगर पहले 2 बच्चों ने पार्टनरशिप बनाई, फिर आगे की हर एक की अगर पार्टनरशिप बनती गई तो वो पार्टनरशिप में ही मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा. कहने का मतलब ये है कि एक टारगेट को 10 पार्टनरशिप्स में हम डिवाइड कर देंगे. 10 पार्टनरशिप्स अगर अपॉर्चुनिटी वो 2 ही पार्टनरशिप में हो गया तो 2 पार्टनरशिप में. यानी हम मल्टी स्टेज प्रॉब्लम में उसको मल्टी स्टेजेस से उसको डिवाइड करेंगे और उसको फिर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. तो दिस इज मेन कंसेप्ट. तो इसको अगर मैं देखूं तो ध्यान से देखना बच्चों, ये जो आपके सामने प्रिसाइज है इसको कहते हैं सिंगल स्टेज डिसीजन प्रोसेस. यानी इनपुट आया, आउटपुट लिया,
वैल्यू उसको रिटर्न कर दी और उसमें से एक डिसीजन मिला, वो डिसीजन ले लिया। यानी स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन जिसको मैं कहता हूँ, इनपुट और डिसीजन इन दोनों का प्रोसेस करने के बाद आर मिलता है और टी उसी का प्रोसेस होता है। कहने का मतलब ये है कि टी इज़ नथिंग बट डिसीजन और इनपुट उन दोनों का मिक्सचर, और वापस जाएगा एक रिटर्न वैल्यू वॉट एवर इट है। अब इसी को अगर मैं मल्टी स्टेज डिसीजन प्रोसेस में कंसिडर करूँ तो ये देखो पिक्चर आपके सामने दिख रहा है। यानी स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, उल्टा देखना बच्चों, लेफ्ट से राइट अगर एनालाइज करोगे तो ऐसा करते करते स्टेज नंबर n+1। यानी अब यहाँ पर आने वाले डिसीजंस कितने हैं, यक्स डिसीजंस हैं। आने वाले इनपुट्स कितने हैं, यस इनपुट्स हैं। हर एक का n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। उसके साथ रिटर्न भी जाने वाले अलग अलग फंक्शंस होंगे। तो बच्चों इसको कंपैरिजनली हम जब डिफाइन करेंगे तब ऐसा डिफाइन करेंगे कि यस इज द डाटा, कलेक्शन ऑफ यस विल बी डिफाइंड एज अ डाटा, डिसीजन वेरिएबल्स कैपिटल एक्स में डिफाइन करेंगे, आउटपुट पैरामीटर्स टी में डिफाइन करेंगे। तो इसको मैं अगर स्ट्रक्चराइज करूं तो दिस कैन बी रिटन एज टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड एस and return function is nothing but r of x and s. This is the concept. Understood? अब ये किस पर से लिया हमने, मैं फिर से एक बार वो फिगर दिखा दूँ। इसी फिगर पर से हमने ये लिया, और ये फिगर मैंने कहाँ से ली, सिंगल डिसीजन प्रोसेस पर से ली, और इसी को मैंने ग्लोरीफाई किया है, आगे बढ़ाया है। अंडरस्टूड? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब अगर मैं किसी एक स्टेज की बात करूं तो मुझे मल्टी स्टेज डिसीजन की प्रोसेस की बात करूं तो मुझे इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज यस, यस विल बी जो पहले का आउटपुट होगा उसके डिपेंड से वो आउटपुट डिफाइन हो जाएगा। यानी अगर मैं डिफाइन करूं, पहला मैं ज़रा ध्यान से एक बार फिगर भी आपको बोल दूं, तो ज़रा 2 स्लाइड पीछे जा रहा हूं बच्चों। अब ज़रा देखना, पहले का जो आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट है, दूसरे का जो आउटपुट है वो तीसरे का इनपुट है। एरो की तरफ ध्यान से देखना तो पता चलेगा कि आउटपुट दूसरे का इनपुट दिया जा रहा है। यानी अगर मेरी पहली स्टेज करेक्ट है तो मेरा आगे का स्टेजेस करेक्ट आने के चांसेस है। ये ऐसा समझ के चलो बच्चों कि आप अगर वो दही हांडी का जो खेल होता है, उस दही हांडी के खेल के अनुसार अगर वो नीचे का सर्कल करेक्ट होता है तो ही आगे की सर्कल्स क्या हो जाते हैं, करेक्ट बैठ सकते हैं। उसको हम देख सकते हैं कि नहीं ये जम जाएगा क्या। तो इसी हिसाब से यक्साय क्या हो सकता है, यक्साय डिसीजन वेरिएबल होगा, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो किसी न किसी का आउटपुट, किसी न किसी का इनपुट भी होगा, इसमें भी कोई शक नहीं। ये बात भी ध्यान से देखना, ठीक है। मैं ये क्लियर कर दूं कि ये एग्ज़ाम्स में आपको इतना बड़ा पूछा नहीं जाएगा। एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते हैं वो मैं ले लूँगा बाद में, ठीक है। द मल्टी स्टेज डिसीजन प्रॉब्लम, फिर अब इसको हम कैसा करेंगे कि मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, मुझे अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना है। किसको ऑप्टिमाइज करना है, जो रिटर्न मिलने वाला है। कौन सा रिटर्न मिलने वाला है, जो फंक्शन का आउटपुट को छोड़ के जो रिटर्न मिलने वाला है, वो रिटर्न को मुझे ऑप्टिमाइज करना है। और वो रिटर्न किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, वो रिटर्न डिपेंड करता है और स्टेज के ऊपर, यस के ऊपर, वो रिटर्न डिपेंड करता है एक्स के ऊपर, यानी डिसीजंस के ऊपर, वो रिटर्न डिपेंड करता है आउटपुट के ऊपर, आउटपुट के साथ वो रिटर्न डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर। तो ये 4-5 चीज़ें मुझे हमेशा ख्याल में रखनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ज़रा सा ध्यान से देखना नीचे वाली लाइन, टू हैव अ सेपरेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वी मस्ट बी एबल टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज अ कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेज रिटर्न। यानी हमें करना क्या है कि अगर मुझे उनको सेपरेट करना है तो मुझे उनको रिप्रेजेंट ऐसा करना पड़ेगा कि हर एक स्टेज के रिटर्न के अनुसार मुझे उसको स्ट्रक्चराइज करना पड़ेगा। दिस रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड फॉर एडिटिव ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड दिस कैन बी रिटन एज एफ इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n Ri, वेयर R इज नथिंग बट x एंड s के साथ उसका इनपुट है। अंडरस्टूड? x एंड s इन दोनों के साथ मिला के, वेयर xi आर रियल एंड फॉर मल्टीप्लिकेटिव ऑब्जेक्टिव फंक्शंस f कैन बी रिटन एज पाई, उसको जो एक नोटेशन है उसी स्ट्रक्चर में उसको लिखा गया है। अल्टीमेटली उसको लिखा कैसा जाता है, ध्यान से देखना, f इक्वल टू
R1 ऑफ x1 कॉमा s2, R2 ऑफ x2 कॉमा s3। ये ध्यान से देखना बच्चों, ये इसलिए ऐसा लिखा गया है क्योंकि आउटपुट जो है यस n का आउटपुट n-1 को लग रहा है, ये बात याद रखना। हाँ ठीक है, उल्टा जा रहा है, जरा वो फिगर ध्यान से देख लेना फिर से एक बार, सो दैट ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब इसको ही मैं अगर देखूं तो ये फाइनल हमारा स्ट्रक्चर है और इसी को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। मैं बाद में इसको क्लियर कर दूंगा प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो इस प्रॉब्लम के कितने टाइप्स कहला जा सकते हैं, तो इसके बेसिकली 3 टाइप्स है बच्चों। वो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसका मतलब ये होता है कि सीधा सीधा शुरू से लेकर आखिर तक सॉल्व करो। फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम, फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम मतलब क्या कि भाई आखिरी से लेकर पहले तक सॉल्व करो। अब इनिशियल वैल्यू मतलब क्या कि जिसमें यस n+1 प्रिस्क्राइब्ड है, मुझे s1 फाइंड आउट करना है। फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम मतलब क्या कि फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम s1 इज प्रिस्क्राइब्ड एंड आगे की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और इसके बाद में भी और एक प्रॉब्लम होता है, उसको कहते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जिसमें बोथ द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल आर स्पेसिफाइड। द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसी को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ज़रा ध्यान से देखना, जस्ट ए मिनट। तो ये है 3 स्टेजेस, जिसमें पहला जो है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, सेकंड जो है वो फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम है, और थर्ड जो है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जिसकी दोनों की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये बात ध्यान से देखना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट केस के लिए। अब ये प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या है? तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं, एंड ये रिचर्ड बेलमन ने 1950s के हिसाब से इसको फाइंड आउट किया था। और ये बड़ी ही सिंपल चीज़ है, जिसका एग्जांपल मैं पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार कंसेप्ट है इसलिए मैं समझा दूँ। एन ऑप्टिमल पॉलिसी और सेट ऑफ डिसीजंस हैज़ द प्रॉपर्टी दैट वॉट एवर द इनिशियल स्टेट एंड इनिशियल डिसीजन आर, the remaining decision must constitute an optimal policy with regard to the state of resulting from the first decision। आपने बचपन में वो जो ये जो समर हॉलीडेज़ होते हैं, इन समर हॉलीडेज़ में हर एक न्यूज़पेपर में एक बच्चों के लिए क्विज़ आती है। आपने बहुत बार देखा होगा, एक ऐसा समझ के चलो कि एक रैट है जिसको चूहा कहते हैं हम, चूहे को उसके खाने तक पहुंचाओ, बिल्ली को उसके खाने तक पहुंचाओ, तो उसका फूड जो है एक साइड में हुआ होता है, बिल्ली एक साइड में है, और उसके बीच में एक भूल भुलैया जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हमें पार करके उस किसके पास जाना है, उस खाने के पास, फूड के पास जाना है, यानी इनपुट को आउटपुट तक पहुंचाना है। ये कंसेप्ट है। अब इस इनपुट को आउटपुट को पहुंचाने के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है उसमें बच्चों कि मुझे ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो स्ट्रक्चर मुझे प्रॉपर वे से उसके पास ले जाए और मैं उसको ऐसा देखूं मैं करेक्ट डिसीजन पे वहाँ पर पहुँचूँ। तो इसको मैं कैसा डिनोट करता हूँ? इसको मैं डिनोट ऐसा करता हूँ कि अगर मैं पहला रास्ता करेक्ट ले लूँ तो ही आगे के रास्ते करेक्ट जाएंगे, अदरवाइज़ मेरा पूरा डिसीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि अगर मैं पहला डिसीजन करेक्ट लूँ तो पहले के बेसिस पे दूसरा डिसीजन करेक्ट होगा, दूसरे के बेसिस पर तीसरा करेक्ट होगा, तीसरे के बेसिस पे चौथा होगा, एंड सो एंड ऑन। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी ये कहता है कि अगर आपका पहला डिसीजन और पहली स्टेज करेक्ट है तो रेस्ट ऑफ द चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी, डिपेंडिंग अपॉन दैट। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। और इसके बाद जो हमें देखना है जो है सब ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सब ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या? छोटा एग्जांपल मैं देखूं तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक का एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, ऊपर ओरिजिनल सिस्टम है। अब सब ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या? स्टेप बाय स्टेप मैं उसको कंसिडर करूं, टुकड़ों टुकड़ों में उसको देखूं और फिर मैं उसको कंस्ट्रक्ट करूं। यानी पहले हम फाउंडेशन करेंगे, फिर फाउंडेशन के साथ कॉलम खड़े करेंगे, फिर फाउंडेशन हो गया, कॉलम खड़े हो गए, फिर हम टैंक कंस्ट्रक्ट कर देंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज सब ऑप्टिमाइजेशन। तो बच्चों इसी से हमें प्रॉब्लम को टुकड़ों टुकड़ों में सॉल्व करना है, यही हमारा मेन कंसेप्ट है। दिस इज़ नथिंग बट द डायनामिक प्रोग्रामिंग। सो आज के लिए सब ऑप्टिमाइजेशन तक ही मैं रुकता हूँ।
नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.